तो मैंने 2-3 घंटे लगाकर इंडिया के डाटा सेंटर सेक्टर के ऊपर रिसर्च किया। मुझको 3 स्टॉक्स मिले जो फेवरेबल है डाटा सेंटर प्ले के लिए। तो वो 3 स्टॉक्स हैं अनंतराज, नेटवेब और E2E नेटवर्क्स। तीनों लगभग 100% से ग्रो कर रही हैं और हो सकता है कोई कम करे कोई ज़्यादा, और सबका वैल्यूएशन अप और डाउन है। उसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट डाटा सेंटर प्ले हो सकता है और कितना बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है। तीनों का बिजनेस मॉडल समझेंगे, ग्रोथ समझेंगे, डाटा सेंटर का डाटा सेंटर का क्या सीन है, कैसा है यहाँ पे इंडिया में, कौन क्या प्लेयर क्या कंट्रोल करता है और कैसे डाटा सेंटर की कंपनीज पैसा कमाती हैं, वो समझेंगे। तो सबसे पहले सेक्टर से शुरुआत करते हैं। इंडिया में डाटा सेंटर है कैसे। डाटा सेंटर का काम आम आदमियों की, आम कंपनी के हाथ में बस में उतना है नहीं। हाइपर स्केलर्स जैसे अमेज़ॉन का AWS, गूगल का और माइक्रोसॉफ्ट का जो डाटा सेंटर का कंपनी है वो प्रोमिनेंटली है, और कुछ टेलीकॉम के कंपनीज हैं जो डाटा सेंटर को बना सकते हैं। बाकी वो हुए बाहर के कंपनीज, 50% बाहर के कंपनीज इंडिया में डाटा सेंटर की। तो जो कंपनीज हैं यहाँ पे अनंतराज, लोढ़ा इंडस्ट्रीज और L&T, ये लोग कैसा पैसा कमा रहे हैं डाटा सेंटर से। ये लोग जो लैंड है जहाँ पे डाटा सेंटर बन सकता है, क्योंकि डाटा सेंटर को बनने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फेवरेबल लैंड और साथ ही में इंटरनेट केबल जहाँ ये सब हो सके, और सिटी लोगों का वर्क वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए, ये सब का ज़रूरत है। और सिटी बिना डाटा केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल हो भी नहीं सकता। तो एक ऐसा फेवरेबल जगह अमेज़ॉन वाले और वो सब जिनको डाटा सेंटर चाहिए, AWS वाले, वो खोजते हैं। तो अनंतराज, लोढ़ा, L&T वैसा लैंड खोजती है, डेवलप करती है और डेवलप कर कर बेच देती है या रेंट में दे देती है। लोढ़ा कंपनी ने 4 साल पहले एक लैंड लिया, खाली लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, जो 2.2 CR पर एकड़ था, डेवलप किया और 12.2 CR एकड़ में बेच दिया, या करंट प्राइजेज है, और इवन 20.2 CR एकड़ से ज़्यादा उसका प्राइस होने वाला है। 3 साल में 4 to 5x का प्रॉपर्टी रिटर्न। तो ऐसा भी करते हैं, और ऐसा ही करते हैं डाटा सेंटर्स में इंडिया के ज़्यादातर कंपनीज, जिसमें अब जियो भी एंट्री मारना चाहता है, अडानी भी एंट्री मारना चाहता है, भारतीय एयरटेल भी एंट्री मारना चाहता है, कुछ हद तक है, अनंतराज भी एंट्री मारना चाहता है, और फिर छोटे मोटे इधर उधर के हैं ही, L&T और लोढ़ा भी हैं। तो सेक्टर में बहुत लोग घुसना चाहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ है और सेक्टर में स्कोप भी है। मैंने डेटा में पढ़ा कि 20% ऑफ वर्ल्ड डेटा जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है वो इंडिया से होता है, मगर इंडिया के पास जो डेटा सेंटर है उसको स्टोर करने के लिए वो सिर्फ वर्ल्ड का 3% है। तो मैसिव स्कोप है, और जो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे, उसको लेकर यहाँ से 6-7x, इवन 8-9x जैसे मार्केट बढ़ता है धीरे धीरे, सेक्टर का स्कोप है। तो रूम बहुत बड़ा है, सभी घुस सकते हैं, बट उसमें कौन सा बेस्ट प्लेयर है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रिलायंस, अडानी और L&T और लोढ़ा, इनमें तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। उनका बहुत छोटा सा परसेंटेज, 10% भी नहीं होगा डाटा सेंटर। तो हमको सेपरेटली लिस्टेड कंपनीज खोजनी पड़ेंगी जिनमें हम डाटा सेंटर में जाकर इन्वेस्ट कर पाएँ। तो फिर एक ही कंपनी आता है अनंतराज, जो कि भी पहले डेवलप करता था और अब डेवलप करने के बाद उसमें खुद का डाटा सेंटर भी लगवा रहा है। हालांकि ये चिप्स और CPUs तो बना नहीं सकते, मगर कम से कम उसको बना कर रख तो सकते हैं। तो करेंटली कंपनी का ये टारगेट है कि ये जो अभी 10% भी नहीं है डाटा सेंटर, जो इनका 29 मेगावाट का डाटा सेंटर है, उसको 3
29 मेगावाट तक ले जाना है 5 से 7 सालों में, लगभग 50 से 70% कैगर डेटा सेंटर से आना चाहिए और डेवलपमेंट से भी उतना ही आना चाहिए। तो इनका रेवेन्यू गाइडेंस 50-60% कैगर का बनता है और उसके अकॉर्डिंग ये 37 के पी में, मतलब ऑप्टिमिस्टिकली ये लोग 0.5 के पैग में हैं, जो सस्ता बनता है टेक्निकली, मगर फिर भी महंगा है क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक है, हो सकता है 30-40% ही ग्रो करे। तो ओवरऑल 1:1 के पैग रेशियो में जो फेयर वैल्यू माना जाता है वहाँ पे अनंतराज है अभी। और आरओई का कोई चिंता नहीं है, मार्केट को ग्रोथ से फ़र्क पड़ता है, बाकी शेयर बेच के ही ग्रोथ करे तो। बाकी ये 2020 से 16 रुपये से 900 रुपये हो चुका है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, लगभग 30-40x का। इसका प्रॉफिट ग्रोथ कैगर वाइज 98% तक का रहा है और उसके मुकाबले स्टॉक ग्रोथ खैर देखा नहीं जा सकता, 98% तक। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ 98% तक का रहा है, आगे 50-60% तक कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा हम मान कर चल सकते हैं। और ये जो डेवलपमेंट का काम है इसको शिफ्ट कर रही है खुद का डाटा सेंटर बनाने से। ये हुआ एक कंपनी और हमने जो डाटा सेंटर का सिनारियो बात किया उसके अकॉर्डिंग। दूसरा है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। ये कंपनी क्या कर रही है, क्या करती है? ये कंपनी 24 लेयर्स के पीसीबी बनाती है, मतलब जो रेगुलर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, रेगुलर मॉडर्न कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, 6 to 7 लेयर्स का ही होता है, मतलब बहुत ही हाई डेफिनेशन का मदरबोर्ड बनाती है, पीसीबी बनाती है और उसमें फिर एनवीडिया का जीपीयू और एएमडी का सीपीयू लगाकर, जिसका भी लगाकर सुपर कंप्यूटर बनाकर इसको प्रोवाइड करती है दूसरे कंपनियों को। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है और फिर साथ में उस सुपर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है। तो उस बेसिस में बिजनेस मॉडल ठीक है, मगर वो जो हाई एंड पीसीपी का बात है वो कोई एकदम स्पेशल भी बात नहीं है, मैंने पता किया है, तो बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। मगर अगर आपको एक बहुत बड़े प्लेट में उस पीसीबी को बनाना है तो सिंपल हो जाता है। अगर आपको उतने ही साइज में बनाना है जितना नॉर्मल मदरबोर्ड का साइज़ होता है और फिर 24 लेयर्स रखना है तो बहुत बड़ी बात है, अगर बड़ा कर दो साइज़ को तो आसान हो जाता है। तो चाइना में ये बना सकने वाले 100 से ज़्यादा प्लेयर्स होंगे, इंडिया में 6 के आसपास, तो उतना भी स्पेशल नहीं है। और पीसीबी से एक और बात याद आता है कि केन्स भी पीसीबी बनाती है, मगर केन्स का प्रॉफिट ग्रोथ से ज़्यादा रहा है और वैल्यूएशन भी सस्ता है। बट ये पीसीबी के साथ साथ हाई एंड पीसीबी और सीपीयू और सॉफ्टवेयर प्ले भी है हमारे इस डाटा सेंटर को लेकर। हालांकि प्योर डाटा सेंटर तो हुआ नहीं, बल्कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ही हो गया या जोड़ना हो गया, असेंबली हो गया विथ हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीसीबी। और उसके साथ साथ है E2E नेटवर्क्स, जो क्या करता है, इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ये बड़ी बड़ी 10-40 करोड़ के जीपीयू को लेता है एनवीडिया से और उसका बनाता है एक डाटा सेंटर टाइप का सेंटर, जहाँ ये मॉडर्न कंपनीज़ को, इंडिया के एआई कंपनीज़ को, जहाँ पे भी एआई का ज़रूरत है, जीपीयू का ज़रूरत है, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है मंथली रेवेन्यू बेसिस में, मंथली कॉस्टिंग बेसिस में। जोमेटो और भी जो बड़े बड़े जिनको एआई का ज़रूरत पड़ेगा वो इनके पास आते हैं और उस बेसिस में कंपनी चलती है, ऑपरेट करती है। तो ये इन तीनों कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल हो गया। अब प्रॉफिट ग्रोथ का अगर हम बात करें तो अनंतराज का 40-50% के आसपास या उससे ऊपर आ जाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग 37 के पी में है, चल जाएगा। नेटवेब का भी 50-60 ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है। तो
उसके अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड है, 99 के पी में। हालांकि करेंटली इन्होंने जो ये ग्रोथ किया था 140% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है, मगर ये इस ग्रोथ को आप वन टाइम ग्रोथ मान सकते हैं, क्योंकि ये किसी गवर्नमेंट लीज से आ रहा था, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा था, जो वन टाइम है, जब वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए है, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए नहीं है। और E2E नेटवर्क्स का ग्रोथ अगर हम फोरकास्ट कर चलें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अभी -8 करोड़ के प्रॉफिट लॉस में है। मेरे को भी देख कर लगा ऐसा क्यों, मगर ये है कि इस कारण से है कि ये लोग बहुत ही सारा जीपीयू एक साथ ले रहे हैं एनवीडिया से और उसको स्टैक कर रहे हैं, और उसके बाद इसको ये लोग सर्विस के रूप में प्रोवाइड करेंगे। तो जिस और जीपीयू का लाइफ टाइम सिर्फ 3 साल का होता है, लगभग 3 से 4 साल एट मैक्स। उसके बाद वो सेंस ही नहीं बनाता इस्तेमाल करना, क्योंकि जीपीयू का जो टेक्नोलॉजी है पहले तो 100% 150% हर साल कैगर से ग्रो करता था। आजकल वो 50-60% में आ गया है। सुन कुछ ब्रेक थ्रू होगा और फिर वो 100% में ग्रो करेगा, बट 100% में ग्रो करता था मतलब 20 साल पहले और अभी कंपैरिजन ही नहीं है, कहाँ पहुँच चुके हैं हम। बट अनइमेजिनेबल टाइप का चीज़ है, बट ठीक है। तो 3 साल में जीपीयू को जीरो वैल्यू में जाना है, लगभग 90% जीरो हो जाना है। तो कंपनी डेप्रिसिएशन गिनती है बहुत ज़्यादा, मतलब अकाउंटिंग में ये होता है नियम कि आप एक साथ जो भी आपका खर्चा है उसको गिन नहीं सकते, क्योंकि फिर आप इनकम टैक्स ही नहीं पटाओगे। तो आप इसको धीरे धीरे कर गिनो, और कंपनीज भी ऐसा करती हैं ताकि एक साथ लॉस ना दिखे। तो एक बार फैक्ट्री लगाया और फैक्ट्री का कॉस्ट को ओवर 10 ईयर्स ऑफ पीरियड में गिना जाता है, जहाँ उसको धीरे धीरे काटा जाता है ताकि प्रॉफिट मेंटेन रहे। तो कंपनी को इस नंबर को सिर्फ 3 साल में काटना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर ही वैसा है। और ये बहुत जे कर्व टाइप से जीपीयू स्पेंड कर रहे हैं, तो ये नंबर नुकसान में जा चुका है। आप देखेंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन का नंबर होता था 16 का था, 137 का हो चुका है, मतलब 10 टाइम्स जो प्रीवियसली जीपीयू लगा रहे थे उसका लगा रहे हैं ये 2 साल में, लगभग ऐसा मान सकते हैं। और ईयरली बेसिस में 2 to 3 टाइम्स, यानी जहाँ से जो ये नंबर दिख रहा था प्रॉफिट ग्रोथ का 95% और स्टॉक प्राइस बढ़ा 145%, वो दिख सकता है यहाँ से रेवेन्यू बेसिस में 4 to 5 टाइम्स हो सकता है 1 से 1.5 सालों में, जैसा ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। मगर एक मज़े की बात ये भी है कि इनका पूरा जीपीयू जो है फुल कैपेसिटी में चलता नहीं है, खाली भी रहता है। तो 29%, 44%, 15, 60% तक का भी जा सकता है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से 4 to 5x हो सकता है। मतलब अभी जो इसका पी बनेगा इस प्रॉफिट में, वो जो भी बने, मगर 1.5 सालों में इसका जो मार्केट कैप है और उसमें जो इसका पी बनेगा वो लगभग 20 का बनता है, 20 से 15, 16, 1 साल 1.5 साल बाद 5 टाइम्स का प्रॉफिट या रेवेन्यू जंप है, ऐसा समझे। मगर अब ये समझें कि ये जो काम कर रहा है, जीपीयू लगा रहा है, उस जीपीयू को 3-4 साल में एक्सपायर हो जाना है। उसके बाद ये सर्टेनिटी भी नहीं है कि वो जीपीयू 100% या इवन 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चलेंगे। और साथ ही में इसका जो आरओई है 5% का है। वो क्यों 5% का है? क्योंकि AWS और बाकी जितने भी इंटरनेशनल और बड़े मेजर डाटा सेंटर और जीपीयू प्रोवाइडर्स हैं, उससे ये 40% डिस्काउंट में जीपीयू प्रोवाइड करती है, टिपिकल स्टार्टअप वे। तो जिस दिन ये 20-30% या 10% भी अपने कॉस्ट को बढ़ा देगी, ये प्रॉफिट इवन कहें 10 to 15 टाइम्स बढ़ जाएगा 1.5 सालों में, 3 सालों में। तब जाके ये 5-10 के पी में आएगी, मतलब रीजनेबल बनेगी। और वहाँ से फिर ये कहानी तो चलता ही रहेगा।
तो यहाँ पे ये जो प्रमोटर इस कंपनी में गेम खेल रहे हैं, बड़ा गेम है, बहुत ही बड़ा गेम है। मतलब चले हैं लाख करोड़ की कंपनी बनाने, मगर अगर जिस रफ्तार से ये चल रहे हैं, हो सकता है ये जीरो की कंपनी बन जाए, वेरी एग्रेसिव। बट जीरो की कंपनी बनने को छोड़ो, उसके बाद भी वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है कि इट डजेंट मेक्स वेरी मच सेंस। जो मतलब ये 15 गुना प्रॉफिट को करने के बाद यहाँ से इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक रीजनेबल कंपनी बनाती है। मतलब ठीक ठाक, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा, ठीक ठाक। मतलब इतनी महंगी है, 47 करोड़ का प्रॉफिट है, 200 करोड़ का रेवेन्यू है और 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। होना कितने का था? 400 करोड़ का। हालांकि नहीं, क्योंकि एसेट ज़्यादा है, मगर फिर भी तो समझ पा रहे हो गया कितनी महंगी है। 15 गुना का जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन दिस इज़ गुड कंपनी। बट वो क्या है, वो एक्सट्रीम केस है। और अंडर एक्सट्रीम केस जो है उसमें आप इस प्राइस में छूट सकते हो अगर मार्केट यही वैल्यूएशन देता रहता है, जो 400 का पी या 170 का पी है। नहीं देता है तो गर्दन कट जाएगी। और नेटवेब का भी वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव है, मतलब पैग रेशियो 1 या 0.9 से लेकर 1.25 ऐसा कुछ बनता है, 1.5 तक का। अनंतराज का 0.6 से 0.9 तक का बनता है। तो उन सब बेसिस में अब हम कंक्लूजन पे आए अगर, तो ज़रूर डाटा सेंटर बूम करना है, ज़रूर जीपीयू के ये नंबर्स को बढ़ना है, जो ये E2E नेटवर्क कर रहा है उसको बढ़ना है, नेटवेब को बढ़ना है, सुपर कंप्यूटर्स को बढ़ना है, अनंतराज को बढ़ना है। मगर वो वैल्यूएशंस क्या है जहाँ पे ये बढ़ रहे हैं? अनंतराज फिर भी ठीक है, 37 का है, मैं प्रिफर करूँगा 15 का। और ये आएगा नहीं कभी 15 में, तो मैं लूँगा भी नहीं। नेटवेब 100 का पी में 100% का भी अगर ग्रोथ करेगा तो रीजनेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको अर्निंग एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई 10 का पी में कंपनी ग्रोथ करती है 100 में, तो 3 साल 4 साल 5 साल बाद उसका पी कहीं ना कहीं 100 का हो जाएगा। 10 गुना तो पी में और 10 गुना उसके अर्निंग्स में बनेगा, तो 100 गुना का बैगर बनेगा, 100 या 30 या 20। जबकि इसमें 5 गुना का ही बैगर बने हो सकता है 5 सालों में। हो सकता है अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो गर्दन कट जाए। E2E नेटवर्क्स में भी वैसा है, अगर बना तो बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है। मतलब जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, 5 गुना का जीपीयू बढ़ाना, वो भी तब जब रेवेन्यू का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वेरी वेरी बुलिश, एक्सट्रीमली बुलिश कंपनी। बट हम कंपनीज को या किसी भी इन्वेस्टमेंट को या किसी भी बिजनेस को ऐसा देखते हैं कि अगर जीतूं तो सब मेरा, और हारूं तो कुछ ना लगे, 10 पैसा लगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ऐसी कंपनी है कि अगर हारे तो हारे, और अगर जीते तो जग जीते। और उतना बड़ा जीत, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट मेरे को नहीं बनना है। तो ऐसा कि हालांकि ये कंपनी एसएमई में नहीं है, तो टाइम पास बैट, मतलब एक शेयर ऐसा लेकर देखने के लिए कि जिस दिन ये 10-20 गुना हुई, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसा दिखाने का कि ये कंपनी 5 गुना हो गई, 10 गुना हो गई। हालांकि होगी तो 10 गुना ही, बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं मेरे पास, होंगी भी, जो कि भी होंगी, तो भी सेंस नहीं बनाता। मतलब वेरी रिस्की है ये सब प्लेस। जो सेफेस्ट बेट है अनंतराज है। E2E में एक बार को अगर मैं रहता तो डाल देता, मगर नहीं डालता क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। और अनंतराज में भी नहीं डालता क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। मगर मान लो अगर मेरे पास 2000 करोड़ से ऊपर के ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता, तो थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा बहुत, 1-2% ऑफ माई पोर्टफोलियो वुड हैव बीन इन अनंतराज। बाकी सब में, बाकी 0.5% या 2% या 5% इवन एकदम
जुआ खेल देता मैं थोड़ा सा और E2E में रहता। बाकी मेरे को अगर सेंसिबल चलना है और अच्छे से इन्वेस्ट करना है तो मैं इतने रिस्की कंपनीज से और ओवर प्राइस्ड कंपनीज से दूर रहूँगा। एक कंपनी है ओरियाना पावर जो अनंत राज से ज़्यादा ग्रो करने वाली है और अभी भी 17 के पी में है। मैंने वीडियो बनाया है। बहुत सारी एसएमई कंपनीज है और भी अलग अलग 16 कंपनीज है जो उतना ही ग्रो करने वाली हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज है, मैं कवर करता हूँ धीरे धीरे। मगर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ही जाकर फंसे हैं। अगर डाटा सेंटर इस नाम से कि डाटा सेंटर है भविष्य है, भविष्यतम भविष्यते सत्यते, मगर वैल्यूएशन भी सत्यते। E2E अगर अभी 1000 करोड़ या 600-700 करोड़ के मार्केट कैप में होता तो मैं अच्छे से ले रहा होता। क्यों? क्योंकि अगर हारे भी तो उसका जीपीयू ही 700-800 करोड़ का बिक जाएगा नीलामी में। मगर अगर हारे तो नहीं बिकने वाला उतने में, तो मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू नुकसान, कैपिटल का नुकसान हो सकता है। बाकी वह ये कंपनी 2021 में 40-50 की थी, 50 से 5000 तक गई है, यानी 100 गुना हुई है। आगे भी हो सकती है, 100 गुना तो नहीं, 10-20 गुना तो हो ही सकती है। बाकी रिस्की है, बस इतना ही कहूँगा। इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, इससे बढ़िया तो मैं ऑप्शन खेल लूँ अगर लेना ही है तो। बाकी अच्छे कंपनीज लूँ रिस्क फ्री, तो ज़्यादा सेंस बनाता है।